हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 11 बजे तक अंबाला में 10% वोटिंग हो चुकी है। पंचकुला में 9.9% और सोनीपत में 8.3% मतदान हुआ है। रेवाड़ी में 0.6 और दारूएड़ा में 17.4% वोटिंग अब तक हो चुकी है। सापला में 31.1 और रेवाड़ी में 13.6% वोट पड़ चुके हैं। सिरसा में वार्ड नंबर 29 के उपचुनाव को लेकर भी वोटिंग लगातार जारी है। राजकीय मॉडल स्कूल में बूथ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। HLP समर्थित निशा बजाज समेत 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस वक्त 30 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। नगर निकाय चुनाव की वोटिंग लगातार जारी और वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक के अंबाला में आपको बता दें 10%, सोनीपत में 8.3 और पंचकुला में 9.9% वोट अब तक डाले जा चुके हैं। वोट परसेंटेज है ये। तो लोगों से हमारी अपील, घरों से निकलें और लोकतंत्र की इस व्यवस्था का हिस्सा बने। अपने मत का प्रयोग जरूर करें। तो सिरसा में भी वार्ड नंबर 29 के उपचुनाव को लेकर आपको जानकारी दे दें। राजकीय मॉडल स्कूल में बने बूथ पर मतदान जारी है। और चलिए पंचकुला का अपडेट ले लेते हैं। हमारी सहयोगी उमंग शौरान हमारे साथ पंचकुला से जुड़ चुकी हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अभी फिलहाल उमंग, क्या अपडेट, क्या ताजा जानकारी, कितना परसेंटेज वोट अब तक डल चुका है? जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए आज लोकतंत्र का पर्व है जिसमें स्थानीय निकाय चुनाव के तहत पंचकुला की जनता अपने मेयर को चुनने वाली है और करीब 83 ऐसे प्रत्याशी हैं जो 20 वार्डों से खड़े हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज पंचकुला की जनता करने वाली है। वहीं मेयर पद प्रत्याशी भी 6 प्रत्याशी हैं जिसमें मुख्य जो फाइट है वो भाजपा के प्रत्याशी कुलभूषण गोयल और कांग्रेस प्रत्याशी उपेंद्र कौर आलूवालिया के बीच मानी जा रही है। दोनों ही अपने अपने समय में कार्यकाल में किए गए विकास कार्य, जो उपेंद्र कौर आलूवालिया पहले 5 साल यहाँ मेयर रही हैं, उन्होंने अपने समय में जो विकास कार्य किए हैं उनका हवाला दे रही हैं। वहीं कुलभूषण गोयल जो हैं भाजपा के मेयर पद प्रत्याशी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा जैसे एक गाड़ी होती है इसके 4 पहिए बराबर होने चाहिए, इसी तरह केंद्र में जहां भाजपा सरकार है नरेंद्र मोदी की, प्रदेश में मनोहर भाजपा सरकार है और पंचकुला में विधायक भी भाजपा के हैं, तो ऐसे में अगर जनता मेयर भी भाजपा का चुनती है तो उन्हें विकास के लिए आगे और ज्यादा तीव्र गति से वो कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पंचकुला में अगर वोटर की संख्या की बात करें तो 1,85,708 वोटर हैं और इस में अभी तक जो है 10.9% जो वोट प्रतिशत हुआ है। अब तक करीब 20,000 लोगों ने वोट कास्ट की है, मतदान किया है। विभिन्न मतदान केंद्रों पे शांतिपूर्ण तरीके से अभी मतदान पंचकुला में चल रहा है। मैं चाहूंगी मेरे साथी यहाँ भी दिखाएं, यहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हर बूथ पे आप देखिए किस तरीके से मतदान केंद्रों को सजाया गया है। यहाँ पे कारपेट बिछाया गया है और ये कारपेट के साथ आप देखिए ये दरवाजा जो मेन गेट है इसको फूलों से सजाया गया है ताकि लोगों को लगे कि आज कोई त्योहार है, कोई पर्व है, एक खुशी हो। आप अंदर देखिए फ्लैग्स लगाए हैं, पूरा कारपेटेड ये है। यहाँ पर तमाम जो वोटर्स हैं वो यहाँ आए हैं और अगर हम कुछ वोटर से बात करेंगे, इधर ये कुछ वोट करके आए हैं, बात करना चाहेंगे। आप वोट कराए हैं? जी हाँ जी। कैसा रहा आपका आज का एक्सपीरियंस, खासतौर पर तब जब आपके लिए रेड कारपेट है, इतना सजाया गया है? सब ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास रहा, बहुत बढ़िया जी। कोरोना महामारी में मतदान ऐसे हो रहे हैं, आपको लगता है कुछ चेंज हुआ है? किस तरीके के अंदर इन्होंने कोविड एडवाइजरी का ग्लव्स दिए हमें और दिया, सब ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास जी। तो इन्होंने देखा, आपने बताया कि कोविड एडवाइजरी के मद्देनजर यहाँ पर लोगों के लिए पूरे जो व्यवस्था की है प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, जहाँ ग्लव्स पहनकर ही आप बैलेट मशीन पर जो है मतदान के लिए बटन क्लिक कर सकते हैं। बाकायदा मास्क आपको पहनना होना चाहिए, सैनिटाइजर से इनका हैंड सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं। वोटिंग से पहले इनका टेम्परेचर नोट किया जा रहा है और आपको बता दें कि खास तौर पर 4:30 से 5:30 बजे का समय रखा गया है, 1 घंटे का, जिसमें कोरोना संक्रमित मरीज भी आकर अपना
जो है वो वोट डाल सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग पंचकुला द्वारा 3 एम्बुलेंस लगाई गई हैं जो उन्हें घर या अस्पताल जहां भी वो आइसोलेटेड है वहां से लेकर आएंगे और यहां पर मतदान करेंगे। 4:30 बजे आम जनता के लिए मतदान बंद हो जाएगा। केवल कोविड जो मरीज हैं वो ही मतदान कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो कोविड मरीज के मतदान करने से पहले जितने भी ऑफिसर या स्टाफ जो मतदान केंद्रों में नियुक्त है इस आज के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान, वो पीपी किट पहनेंगे। उसके बाद बैलेट मशीन को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे कितने ही शांतिप्रिय तरीके से महिलाएं, बुजुर्ग जो हैं, सभी सीनियर सिटीजन्स हैं, व्यक्ति हैं, किस तरह से आज इस पर्व को मनाने आए अपने घरों से बाहर। हालांकि थोड़ी शीतलहर चल रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी धूप के बीच में लोग इस पर्व को मनाने, इसका आनंद लेने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पंचकुला में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ये चुनाव जो है खास भी है। खास तौर पर इसलिए भी कि पहली बार पंचकुला में मेयर पद के लिए डायरेक्ट चुनाव हो रहा है। जनता डायरेक्ट अपना मेयर चुनेगी। इससे पहले पार्षद को चुना जाता था और वो फिर बाद में मेयर बनाते थे, लेकिन इस बार डायरेक्ट मेयर चुनाव है जो अपने आप में एक अलग रोमांच बना हुआ है। इसके अलावा 20 वार्ड हैं, उन 20 वार्डों में 83 प्रत्याशी हैं। जहां कांग्रेस चुनाव चिन्ह पर सभी 20 वार्डों में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे और मेयर पद के लिए उपेंद्र कौर अहलूवालिया को उतारा है। वहीं भाजपा ने 20 में से 16 वार्ड पर अपने उतारे हैं, जबकि भाजपा जसपा गठबंधन सरकार के चलते और इस चुनाव में भी गठबंधन के होने के चलते जसपा ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जो मेजोरिटी होती थी, कहीं ना कहीं मेजोरिटी वाला ही मेयर उनमें से बनता था। इस बार ऐसा हो सकता है कि मेजॉरिटी पार्षदों की निगम के अंदर किसी और पार्टी की हो और मेयर जो हो वो किसी और पार्टी के हो, इस तरह की स्थिति बन सकती है। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी हो गई है इस बार। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के जो मेयर पद प्रत्याशी हैं, भाजपा के मेयर पद प्रत्याशी हैं, इनमें मुख्य टक्कर है। तो ये तो जरूर है कि इन्हीं दोनों में से चुना जाना है। लेकिन अब ये डायरेक्ट चुनाव है, जनता एक विधायक की तरफ मेयर भी डायरेक्ट चुन रही है। पहले मेयर पार्षदों द्वारा आपस में जीतने के बाद बहुमत से चुना जाता था, वोटिंग होती थी, लेकिन अब जनता डायरेक्ट चुन रही है। इसीलिए इन पर जिम्मेदारी भी ज्यादा है और इनकी जनता के प्रति इनकी जवाबदेही भी ज्यादा होगी। खासतौर पर जब ऐसे मुद्दे हैं पंचकुला के जो मुख्य, अगर टॉप के मुद्दे अगर बात की जाए समस्याओं को लेकर, तो घग्गर पार के सेक्टरों की समस्याएं, डंपिंग ग्राउंड एनहांसमेंट, कोई एजुकेशन बड़ा हब नहीं होना, मेडिकल कॉलेज नहीं होना, सड़कों की जो है मरम्मत, खस्ता हालत जो है उसको लेकर, कई कॉलोनियों में सीवरेज की समस्या है। आशियाना कॉम्प्लेक्स जो है जब से वो बने हैं, लोग उनमें शिफ्ट हुए हैं, उसके बाद से उसकी मरम्मत नहीं हुई, सीवरेज ओवरफ्लो होता है। इसके अलावा भी स्ट्रीट लाइट को लेकर और कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर जनता जो है वो अब वोट करने वाली है। उन्हें पता है कि कौन इन काम को कर सकता है, किसमें पहले सबका कार्य उन्होंने देखा भी हुआ है, और किसकी नीयत है, कौन करना चाहता है और कौन कर सकता है। इस तमाम मुद्दों को, इन बातों को ध्यान रखते हुए मतदान करेंगे। जी उमंग, वहीं बात करें नगरीय निकाय चुनाव की। देखिए प्रदेश में चाहे कोई भी चुनाव हो, तमाम दिग्गज चेहरे प्रचार प्रसार में जुट जाते हैं। इस बार में अगर नगर निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार की बात करूं तो मुख्यमंत्री से लेकर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम बड़े दिग्गज नेता मैदान में नजर आए और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जो चल रहा है उसका भी खासा असर था, जो नेताओं पर, मुख्य तौर पर बीजेपी के नेताओं पर जो एक दबाव था वो नजर आया प्रचार प्रसार के दौरान। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं नंदी, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन है उसको लेकर पहले भी बड़ौदा चुनाव में हमने देखा प्रभाव, और अब नगर निगम चुनाव में भी कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सामने आई हैं जहां पर ये लग रहा है कि ये चुनाव पर असर डालेगा। खासतौर पर तब जब भाजपा के जो स्टार प्रचारक है या प्रचार के लिए पहुंचे हैं या जो स्थानीय नेता हैं, वो कई जगह उन्हें छोटे मोटे विरोध का भी सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अभी कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो भी पहुंचने वाले हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग आ रहे हैं। आप ये देखिए, जज्बा देखिए। आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि आप यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स हैं, ये दंपति यहाँ पहुंचे हैं, बात करते हैं इनसे। मैम, आज आप यहाँ वोट डालने पहुंचे हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप साथ में कौन आए हैं आपके? ये मेरे हस्बैंड हैं। जी, आप जैसे मानते हैं कि ये लोकतंत्र का पर्व, इसमें हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए? जरूर, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जी, कोविड है, महामारी फैली हुई है, उसके बावजूद आप आए हैं अपना फर्ज निभाने? प्रिकॉशंस के साथ आए,
और अपना वोट दें। आपका नाम सर? आई के वसीम। आगे बसीन जी, आप आज आए हैं, एक प्रेरणा लोगों को मिलती है कि देखिए कई लोग नहीं भी आ पाते हैं लेकिन फिर भी कोशिश सबसे बड़ी होती है, एक जज्बा आपका देखने को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या संदेश आप देना चाहेंगे उन लोगों को जो घरों से बाहर नहीं निकलते सक्षम होते हुए? सबको वोट डालनी चाहिए, किसी को भी डालें, सबको वोट डालें। तो ये वसीम साहब हैं, आप जज्बा देखिए। ये कपल हैं जो कोविड महामारी जहां सबसे ज्यादा इनको खतरा है, फिर भी बावजूद से प्रिकॉशंस के साथ इस जिम्मेदारी को निभाने आए हैं। ये जानते हैं कि ये जिम्मेदारी हमारे लिए कितनी जरूरी है। इनसे बात करते हैं। आपका नाम सर? पंकज। पंकज जी, आज आप वोट डाले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर्व के बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र का जो पर्व है उसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए और कितना भी कोविड का डर होने के बावजूद भी हमें अपने सांसद चुनने चाहिए ताकि वो हमारे देश की आगे तरक्की कर सके, हमारे इलाके की तरक्की कर सके। इसलिए आज के दिन के अंदर सबको वोट डालने का जो दिन है हर घर के बाहर निकलना चाहिए। मैं साथ में चाहूंगी दिखाएं मेरे सहयोगी संजय, सभी लोग मास्क पहनकर यहाँ पहुंचे हैं और पूरी जो कोविड एडवाइजरी है उसके मद्देनजर वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं। आपका नाम सर? नरेंद्र सिंह वर्मा। नरेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, खासतौर पर अब जब एक महामारी भी है और हमारे पास दोगुनी जिम्मेदारी है इस महामारी से बचाव भी रखना और मतदान के तहत अपना हक भी अदा करना? ये अपनी जिम्मेवारी तो निभानी चाहिए और निभानी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। जी, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, जिम्मेदारी है ये तो निभानी पड़ेगी। कुछ यहाँ पर युवती भी हैं, महिलाएं हैं, बात करेंगे। आपसे बात कर सकते हैं। आपका नाम? शारन। आज आप वोट डालने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रही हैं? दिस इज माय फर्स्ट टाइम वोटिंग, सो आई एम काइंड ऑफ वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। जी, फर्स्ट टाइम वोटिंग का एक्साइटमेंट है, प्लस कोविड की चुनौती है, चैलेंजेस हैं, और आपको लगता है कि इस इलेक्शंस में ये सबके लिए खास होने वाला है? ये हाँ, ये सबके लिए इलेक्शन खास होने वाला है बिकॉज ऐसे सर्कमस्टांसेस पहली बार आए हैं। इन सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट ने भी बहुत प्रिकॉशंस ली है इलेक्शंस करवाने के लिए। सो या तो आपने देखा ये पहली बार मतदान कर रही हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? शशि चौहान। शशि जी, क्या कहना चाहेंगे, आज लोकतंत्र का पर्व है, आप सभी अपने घरों से बाहर निकले हैं ठंड के बावजूद, कोविड के बावजूद? बस सबसे पहले तो जी अपनी सेफ्टी जरूरी है, वोटिंग जरूरी है, निकले हैं घर से तो डाल दिए वोट। जी जी जी। तो आप देखिए यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ पर ये इनसे बात करेंगे। देखिए सैनिटाइजर से हाथ साफ करवाए जा रहे हैं, बकायदा यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आपका नाम? वो ठीक है, वोटे पानी है, किसने की कह रही है, हुन आप वोट पाउन चल रहे हैं। वाह, देखिए आप इनकी खुशी देखिए, वोट पाउन चलिए। तो ये आए हैं, आप देखिए एक जज्बा इनका है, ये लोगों को एक प्रेरणा देते हैं, खासतौर पर वो लोग, युवा, महिलाएं, ऐसे कई लोग हैं जो अपने घर में रहते हैं और इसे एक छुट्टी का दिन समझकर इसे व्यतीत करते हैं बजाय अपनी जिम्मेदारी को समझने के। और उसके बाद जब सरकार चुनकर आती है उनमें कहीं कमियां रहती है तो उसके बाद वो कमियों को गिनाते हैं, शिकायतें करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब आप वोट नहीं करते तो आपको शिकायत करने का अधिकार भी नहीं है। यहाँ पर आप देखिए प्रशासन द्वारा पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे चंडीगढ़ ब्यूरो, बात करते हैं सर से, राकेश गुप्ता जी। राकेश गुप्ता जी, आपने देखा आज पंचकुला में जिस तरह नगर निगम चुनाव पूरे हरियाणा में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्थानीय सरकार है, एक बड़ी सरकार आपकी चंडीगढ़ बैठती है और ये शहर की सरकार है। लोगों के यहाँ पर मुद्दे अलग हैं, आपने बात की है बहुत लोगों से, आपने देखा कि लोगों में किस तरह से जज्बा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी है और आप देख सकते हैं कि लोग जिनमें फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, महिलाएं हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, और ये दूसरी बात ये है जो दिव्यांगजन हैं वे भी बाकायदा अपना व्हील चेयर पर आ रहे हैं, ओल्ड एज लोग हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं कि अपने बेटे का सहारा लेकर ये बुजुर्ग जो हैं वोट करने जा रहे हैं और बाकायदा किसी बात की फेवर ना लेकर ये जो हैं लाइन में लगे हैं। हालांकि इनके लिए एक अलग से व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए एक अलग बेंच लगना चाहिए था ताकि वो जल्दी वोट उनकी बनती और उन्हें अगर खड़े होने में या बैठने में दिक्कत है तो उन्हें समय ना लगता, लेकिन यहाँ पर यह कमी जो है झलक रही है। इसके साथ ही हम बात कर रहे थे बहरहाल कि ये जिस तरह से लोकतंत्र का एक पर्व है, ये इसलिए बड़ा पर्व है क्योंकि आपने बिल्कुल अपने शहर की सरकार चुननी है। शहर की सरकार जो है आपके बिल्कुल, क्योंकि कम वोटर हैं, सब इन टच हैं, लोग आपको पकड़ भी सकते हैं कि आप भाई वोट किया था, वोट मांगने आए थे, तो काम क्यों नहीं हो रहे। विकास के नाम पर बात होगी या फिर सरकार के नाम पर बात होगी। आप जानती हैं
जितने मेयर के लिए अब डायरेक्ट इलेक्शन जब से हुआ है और जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान मेयर हों या पार्षद हों, इन्होंने अपना कनेक्ट दिखाया था लोगों के साथ, उसका रिजल्ट, क्योंकि भाग्य आज बंद हो जाएगा और आप जानती हैं 5:30 बजे तक जो है मतदान होना है और 4:30 से 5:30 का टाइम जो है ऐसे लोगों के लिए रखा है जो संदिग्ध होंगे कोरोना से, क्योंकि जिनका टेम्परेचर ज़्यादा आएगा उनको अलाउ नहीं करेंगे। तो ये आज भाग्य इनका मतदान होने के बाद ईवीएम में बंद होगा और 30 को फैसला होगा। और जिस तरह से जो इश्यूज चल रहे हैं उमंग, आप जानती हैं कि इस समय किसानों का इश्यूज है और जो मामले हैं जो राज्य में चल रहे हैं वो किस तरह से असर डाल पाते हैं ये मतदाता के दिमाग में। हालांकि मैं देख रहा था कि यहाँ पर किसी भी मतदाता ने अपने मन का खुलासा नहीं किया कि वे किसको मतदान करने जा रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात लगी। ये सीक्रेसी होनी चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि लोग जो हैं अपने मन में बात रखते हैं, उसे ईवीएम का बटन दबाकर या फिर जब पहले लगता था ठप्पा लगाकर जो है वो जाहिर करते थे। ये 30 को खुलासा होगा। हालांकि इस बात का गैस जो वोटिंग के लिए जो अलग अलग उम्मीदवारों ने अपने टेंट्स लगाए हैं वो भीड़ के मुताबिक है, लेकिन अब ये बात मायने नहीं रखती। जी, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही है हमारे साथ राकेश सर ने कि जो लोग बोलना चाहेंगे ये मतदान करने आए हैं जी कि किन मुद्दों पर। जी आप आज मतदान कर रहे हैं, सबसे पहले आपका नाम बताएं। आप ही बता दो, मेरे को तो नहीं बताना। जी वो आप बताएंगे अपना नाम। मेरा नाम राजीव ठुकराल है जी। क्या मुद्दों को लेकर आप ध्यान में रखकर आज वोट कर रहे हैं? मुद्दे साफ सफाई है, एक कुत्तों की यहाँ बहुत स्ट्रे डॉग्स की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, साफ सफाई की भी दिक्कत है। म्यूनसिपल कमेटी ने कुछ सुना था, कुछ इन्होंने ठेका दिया है सफाई का, पर वो लागू तो हो नहीं पाया। और जो लोकल यहाँ गंद उठाने आते हैं वो कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो ये हमारा तो यही मेजर इशू है। आपको लगता है कि कोई ऐसी जो समस्याएं हैं पंचकुला में 2.5 साल से कार्यकाल नहीं था नगर निगम का, नगर निगम जी बिल्कुल उमंग, बहुत अच्छा लगा तमाम लोगों से यहाँ पर जो अपने मतदान का प्रयोग करने आए हैं उनसे आपने बात करी और उन्होंने वाकई खुलासा तो नहीं किया कि वो वोट किसको डालने आए। और बिल्कुल ठीक कह रहे थे राकेश गुप्ता जी कि यही खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की कि मन में अपनी बात रखते हैं और उसके बाद मतदान पेटी में जाकर जो है अपने मन की बात कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पर एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने आज नगरीय निकाय चुनाव को लेकर संदेश दिया है और अपील की है ट्वीट के जरिए। उन्होंने कहा है कि वोट देकर अपना कर्तव्य निभाएं एवं लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, शहर के विकास में दें अपना योगदान, हर हाल में करना है अपना मतदान। तो गोपाल कांडा का ट्वीट, सिरसा से विधायक है गोपाल कांडा जिन्होंने लिखा है कि वोट देकर अपने कर्तव्य को जरूर निभाएं और वाकई बहुत जरूरी है लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा बनना। तो आज जहां जहां नगरीय निकाय को लेकर, नगर परिषद को लेकर, नगर पालिका को लेकर मतदान हो रहा है, हरियाणा न्यूज भी आप सभी से अपील करता है कि अपने घरों से निकलें और ये दिन छुट्टी का दिन नहीं है, ये दिन है अपनी जिम्मेदारी को निभाने का। यही कह रहे हैं एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा जो सिरसा से विधायक भी हैं। उन्होंने ट्वीट करके लोगों से वोट डालने की अपील की है। तो आज राजनीतिक सरगर्मी भी काफी ज्यादा तेज है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे राजनीतिक समीकरण के बारे में। हमारे साथ वंदना पोपली जुड़ी हैं बीजेपी से और संजीव भारद्वाज जुड़े हैं कांग्रेस से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल वंदना जी आपसे, देखिए मतदान इस वक्त लगातार जारी है, मैं यहां पर बात करूंगी नगरीय निकाय के मुद्दों की। लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री लगातार इन सीट्स पर जहां नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं वहां पर उनका जमावड़ा था। आपके द्वारा जो काम अब तक किए गए उनका बखान किया गया। सवाल ये कि अगर कामों का बखान करने की जरूरत पड़ जाए तो फिर उन कामों का फायदा क्या? देखिए नंदिनी, पिछले कुछ समय में हमने ये देखा कि लगातार भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं। आपने अभी देखा किसान आंदोलन में भी इस तरह का ही कुछ सिनेरियो रहा है। तो जहाँ तक बखान करने की वाली बात है कि कई बार क्या होता है कि आपको बताना पड़ता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बताने से ज्यादा जो देश की जनता है, प्रदेश की जनता है और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं उनको बहुत अच्छे से भी समझ आ रहा है कि जिस तरह से विकास के कार्य लगातार हो रहे हैं उनकी जो कंटिन्यूटी है आगे बनी रहनी चाहिए।
डबल इंजन की सरकार है, देश में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, और अगर इन निकाय चुनाव में भी वो भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं तो विकास जो निर्बाध रूप से होगा और ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं पर कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं मानती हूँ कि निकाय चुनाव में रहा कि भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। आपने देखा होगा कि डायरेक्ट इलेक्शन किए गए हैं, उससे पहले हमने 5 जो मेयर है वो भी डायरेक्ट इलेक्शन से चुने थे। ये जो भारतीय जनता पार्टी का विजन बहुत क्लियर है कि भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। आप देखेंगे कि बसों में भर के ले जाया जाता था लोगों को, पार्षदों को एक जगह, लेकिन वंदना जी, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम का सपना जो हर कोई देखता है, सबसे ज्यादा दरअसल समस्या ये कि लोगों की समस्या ये है कि नगर निगम में ही भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा होता है, और नगर निगम में कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और भ्रष्टाचार भी है। तो सवाल आप दोनों से ही है मेरा। संजीव भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। संजीव जी, आप भी अपना कमेंट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मतदान लगातार जारी है, इन चुनाव को लेकर क्या महसूस आप कर पा रहे हैं? किसान आंदोलन का कितना असर नजर आ रहा है? नंदिनी जी, मैं आपके माध्यम से बताऊं कि ये सबसे पहले तो बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस में कुमारी शैलजा जी जो हमारी अध्यक्ष हैं प्रदेश की, उन्होंने और हमारे जो प्रभारी हैं विवेक बंसल जी ने बड़ा ये बोल्ड स्टेप लिया कि इन्होंने सिंबल पे हम लोगों को लड़ने का मौका दिया। सबसे पहली बात तो ये। फिर सेकेंडली, जहां तक ये एक तरह से बाई इलेक्शन की तरह है, जो मुद्दे हैं वो अपनी जगह हैं। किसानों के मुद्दे हैं, कर्मचारियों के मुद्दे हैं, प्लस व्यापारियों के मुद्दे हैं। जिस तरह से इन्होंने 1 साल में भ्रष्टाचार मुक्त शोर मचाया, और मेरे साथी प्रवक्ता को ये नहीं पता कि कितने स्कैंडल इस 1-1.25 साल में सामने आए। कहीं धान घोटाला, कहीं पेपर लीक घोटाला, कहीं कोई घोटाला, कहीं कोई घोटाला। बावजूद उसके लोगों में धार्मिक प्रचार करना, भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं, कांग्रेस ने ये कर दिया। 6 साल के बाद भी इनको कांग्रेस के अलावा कोई नहीं दिखाई देता। अब आप बताएं, किसान अपने लिए बहुत शर्म की बात है कि किसान सड़कों पे आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं। उन चीजों को भूल के इन्होंने ना ही तो किसानों को कोई, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए प्रति जो शहीद हुए हैं लोग, जो किसान शहीद हुए हैं, उनको देना चाहिए। लेकिन सरकार उनकी परवाह करे बगैर बेवजह मस्त होके इस तरह से सरकार में बैठी है। इनको कोई लेना देना नहीं, बस आके लोगों के सामने मीडिया के किसी माध्यम से आके इनके प्रवक्ता या यूं कहिए इनके नेता आके बोल देते हैं। उनका भी विचारों का क्या है, जो ऊपर जैसे चल रहा है। बाकी देखें, इलेक्शन हो रहा है। देखिए, जो बीजेपी में चल रहा है वो तो ठीक है, जो कांग्रेस में चल रहा है एक बार वो बताइए कि इस बार आपने नाम लिया कुमारी शैलजा का, विवेक बंसल जी का, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी क्या इस बार भी नहीं चाह रहे थे कि लोगों पे लड़ा जाए, और चली नहीं उनकी इस बार? नहीं, ये बहुत गलत मिथ्या लोगों के बीच में हमारे विपक्षी दलों ने फैलाई हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, प्रस्ताव इन्होंने रखा, उसका अनुमोदन सबने किया। कहीं भी कोई भी ये बात इस बार सामने नहीं आई। सबने एक मत होकर यह निर्णय लिया कि ठीक है, हम चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, और उन्होंने सबने मिलकर किया। हुड्डा साहब भी हमारे सम्मानित, कांग्रेस में सर होता बहुत कम है ये कि कुमारी शैलजा जी और भूपेंद्र हुड्डा जी, रणदीप सुरजेवाला जी एक मत पर हो। लेकिन चलिए, ऐसा हुआ अगर तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वंदना जी कुछ कहना चाह रही थी। नंदिनी जी आपने जी, आपके पास वापस लौटूंगी मैं। वंदना जी कुछ कहना चाह रही थी, सुन लेते हैं एक बार जी, बोलिए। अभी संजीव भारद्वाज जी कह रहे थे कि बोल्ड स्टेप लिया गया, बिल्कुल बोल्ड स्टेप ही है। आप लोग सभी किसी एक मुद्दे पर एक मत हो जाएं, वो बड़ी हैरानी वाली बात है। और बोल्ड स्टेप की बात है कि इतना समय हो गया शैलजा जी को अध्यक्ष बने हुए, कार्यकारिणी आपकी नहीं बनी। उससे पहले भी 5 साल तक हमने देखा कार्यकारिणी बन ही नहीं पाई। तो ये किसी भी मुद्दे पर एक मत नहीं हो पाते। ये पता नहीं कहाँ से कहीं ना कहीं डर दिखाया गया,
जो कार्यकर्ताओं के द्वारा कि अब तो हमें आकर आगे आना ही चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं खड़े हो गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, जैसे आप धारूड़ा की बात कर लीजिए, या मैं रेवाड़ी से आती हूँ, रेवाड़ी में चेयरमैन का जो निशान है वहां पर तो इन्होंने दे दिया सिंबल, लेकिन पार्षद है उनको सिंबल नहीं दिया। वो कहीं ना कहीं डर भी बना रहा, कहीं ना कहीं इनके पास कैंडिडेट भी नहीं थे, वो एक बड़ा रीजन हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात मैं मानती हूँ कि परिवारवाद बहुत ज्यादा है कांग्रेस में, परिवार से बाहर जाकर वो सोच नहीं सकते। चाहे वो आप देश में बात करिए तो राहुल गांधी जी की बात कर लीजिए, या प्रदेश में बात कर लीजिए तो हुड्डा जी का परिवार चलता है, उससे नीचे आप कांग्रेस के पार्षदों की डर की बात कर रही हैं वंदना जी। डर तो यहाँ पर बीजेपी और जेजेपी के भी जो प्रत्याशी उनमें भी बड़ा डर है कि कहीं किसान आंदोलन उनके लिए भारी न पड़ जाए। उनके डर के लिए क्या कहेंगी आप? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कोई डर है। आप देखेंगे कि जब टिकट के लिए अप्लाई किया तो हमारे पास बहुत अच्छा नंबर था जिन्होंने अप्लाई किया, और उसमें से हमने बहुत अच्छे जो प्रत्याशी हैं वो छांटे ताकि जनता की आवाज को उठा सके। अगर डर होता तो शायद एप्लीकेशन भी नहीं होते, लेकिन इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और पूरे जोश के साथ लड़ रहे हैं, तो डर तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जहाँ तक किसान आंदोलन की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, अच्छा, कई जगह तो वंदना जी कई जगह से तो ऐसी भी खबरें आई, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव के अंदर जब कार्यकर्ताओं के प्रचार प्रसार की बात आई तो कार्यकर्ता जेजेपी और बीजेपी के थोड़े अलग थलग नजर आए। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। मैंने खुद से देखा है, मैं भी साथ में पार्ट रही हूँ इस प्रचार में। जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रत्याशी था तो वहाँ पे जेजेपी के जितने भी लीडर्स है वो पहुंचे। अगर मैं रेवाड़ी की बात करूं तो वहां पर भी जेजेपी के जो लीडर्स हैं वो भी पहुंचे, और जहां पर जेजेपी का प्रत्याशी खड़ा हो रहा था वहां पर आप ये देखिए, धारूड़ा की बात ले लीजिए, धारूड़ा में तो खुद मुख्यमंत्री जी आए और वहां पे जेजेपी का प्रत्याशी था। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, सभी लोगों ने मिलकर प्रचार किया और हम बहुत अच्छे नंबर से सारी चीज जीतने वाले हैं। चलिए, बिल्कुल आशावादी काफी नजर आ रही हैं वंदना पोपली जी, लेकिन हाँ, किसान आंदोलन को लेकर भी आप कुछ कह रही थी, एक बार उस पर अपनी राय रखिए, फिर मैं संजीव भारद्वाज जी के पास जाऊंगी। किसान आंदोलन का कितना असर इन चुनाव में होगा, और होगा तो कितना नुकसान आपको हो सकता है? मुझे लगता है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है लगातार। ये कहीं ना कहीं दुष्प्रचार भी किया जा रहा है किसान आंदोलन को लेकर। आप ये देखेंगे कि शुरुआत में ही कहा गया कि एमएसपी को डर है, मंडियां खत्म हो जाएंगी, और उसके बाद जब सरकार ने किसानों से बात करनी शुरू की तो चौथे दौर की बैठक चल रही थी। उस समय राहुल गांधी जी का बयान आता है, एक ट्वीट आता है जिसमें मेंशन होता है कि हम जब तक ये कानून रिपील नहीं हो जाएंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। तो ये बहुत क्लियर पिक्चर दिखा देता है। अब हुड्डा जी कहते हैं चौथा कानून ले आइए एमएसपी का, और राहुल गांधी जी कहते हैं रिपील कर दीजिए। मुझे तो समझ नहीं आता ये मानेंगे किसकी और किसकी बात करेंगे, कि हुड्डा जी अलग चल रहे हैं, राहुल गांधी जी अलग चल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर किसानों की बात करते हैं। किसानों को आश्वासन दिया गया है, आप देखेंगे 29 तारीख को एक बार और बातचीत होगी, और मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन जो है अब निकल जाएगा। जहाँ पर भी संशय है किसानों के, हमने उसको दूर करने की कोशिश की है, सोल्यूशन का इंतजार कर रहे हैं। देश का जो आम आदमी है, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर का जो आम आदमी है, वो समाधान का इंतजार कर रहा है, क्योंकि सड़कों के जो हालात है ना, रोज आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानी होती है। मैं रोज, आप रेवाड़ी से हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं भिवाड़ी से आती हूँ यहाँ पर गुड़गांव, और अभी 2 दिन से मुझे इतनी परेशानी अपने दफ्तर आने की हुई है। तो कहीं ना कहीं मेरी तरह हर आमजन जो यहाँ से आ रहा है या जा रहा है वो काफी ज्यादा त्रस्त है, और बहुत ज्यादा जरूरत है कि समाधान निकले, नहीं तो गुस्सा फिर लोग मतदान के दौरान ही निकालते हैं। संजीव भारद्वाज जी, देखिए, किसान आंदोलन का फायदा तो कांग्रेस ने लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि बीजेपी के भी तमाम दिग्गज जमीन पर नजर आए, प्रचार प्रसार हुआ, कंपटीशन तगड़ा है, कांटे की टक्कर होगी। मैं नंदनी जी आपको बताऊं, सबसे पहले मेरे साथी प्रवक्ता वंदना जी ने बताया कि हमारे पास कोई प्रत्याशी नहीं थे या हमारे पास लड़ने वाले नहीं थे। इनको ज्ञात हो कि हमारे नेताओं को तोड़ तोड़ के बीजेपी ले जा रही है, कांग्रेस किसी नेता को बीजेपी के ना बुला रही ना ज्वाइन कर रही। एक बात। दूसरी बात, नंदनी जी, पोपली जी ने कहा कि एक ही परिवार की राजनीति कांग्रेस करती है। मैं इनको याद दिलाऊं
कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान लिखा, जिससे एक कोई भी सामान्य व्यक्ति, चाहे आज वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, चाहे कोई भी है, सामान्य व्यक्ति देश के ताजो तख्त पे बैठ सकता है। आपको बताऊं, ये जवाहरलाल नेहरू जी ही थे, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ही थे, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर जो उन्होंने ये कानून बनवाया बाबा साहब अम्बेडकर से, कि देश की जनता 1 मिनट में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। तो क्या उन्होंने अगर एक ही परिवार की राजनीति वो करने की सोचते, तो क्या ये इस तरह का कानून बनता कि मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता? फिर आप किसानों के आंदोलन की बात पे आ जाइए। मैं किसान के आंदोलन की बात ये कर रहा हूं, ये कह रहे हैं कि मंडियां खत्म नहीं होगी, एमएसपी ये नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। इनके पास, बीजेपी सरकार के, सत्तारूढ़ सरकार के पास ऐसा कौन सा थर्मामीटर पैमाना है जो मंडियों से बाहर चीजें बिकेंगी और मंडियों से बाहर बहुत जो पूंजीपति हैं वो चीज खरीदेंगे, और उनकी एमएसपी ये कैसे चेक करेंगे? मुझे बताएं। फिर मुझे बताएं कि किस 2 एकड़ के जमींदार के पास, 5 एकड़ के जमींदार के पास, 10 एकड़ के जमींदार के पास कोल्ड स्टोरेज की क्या समस्या है? आज अभी किसान बैठा है सड़कों पे। आप देखें 1 साल बाद इसका अगर परमात्मा ना करे, सत्तारूढ़ सरकार को ये सद्बुद्धि दे, ये कानून ना बनाए जाए, अगर बना दी जाए तो पूंजीपति जो लोग हैं वो सारा स्टोरेज करेंगे और आम आदमी को जो चीज 10 रुपए की मिलती है वो कहीं ना कहीं इतनी महंगी हो जाएगी। कह रहे हैं कि ये तो कोई रातों रात नहीं बना, ये तो कांग्रेस भी करने वाली थी। अगर ये पॉलिसी में सुधार की एक प्रक्रिया है और ये आपके द्वारा भी प्लान किया जा रहा था, तो अब आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो ये कानून बनाए हैं, अगर इसमें पूंजीपति कई चीजें इन्होंने जोड़ दी, अपने आप जोड़ दी और किसी से सलाह नहीं ली इन्होंने। कांग्रेस का कल्चर हमेशा सदियों से रहा है कि सलाह ले लेकर बनाते थे। जिन चीजों को ये अपोज करते थे, आज इन्होंने जबरदस्ती वो चीजें, चाहे जीएसटी कहें, चाहे ये किसान बिल कहें, जो इनके मन में आया वो चीजें इन्होंने बना दी, और ऐसी बना दी कि वो सिर्फ पूंजीपतियों को फेवर कर रही हैं, ना कि आम आदमी को फेवर कर रही हैं। आप देखेंगे अगर ये कानून ऐसे ही रहे तो 1 साल के बाद गरीब आदमी को जो दालें 80-90 रुपए की मिलती थी, मैं नगर निकाय चुनाव की बात करूंगी। चलिए आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। वक्त इस वक्त की बड़ी खबर का है, तो मैं बड़ी खबर का रुख करूंगी। बड़ी खबर आ रही है नगर निकाय चुनाव को लेकर। वोटिंग लगातार जारी है और आपको बता दें 12 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत मिल गया है हमें। अंबाला में 12.7% वोटिंग अब तक हो चुकी है। पंचकुला में 10.9% वोटिंग हुई है। वहीं सोनीपत में, रेवाड़ी में बात करें तो 18.2% वोट अब तक डाले जा चुके हैं। सापला में 41.9, रेवाड़ी में 18.2% वोटिंग अब तक हो चुकी है। उकलाना में 34.8% मतदान अब तक हो चुका है। नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी और वोटिंग परसेंटेज आप सभी के सामने। तो अभी परसेंटेज बढ़ रहा है। 12 बजे तक का आपको वोटिंग परसेंटेज हम बता रहे हैं। अंबाला में 12.7 और पंचकुला में 10.9% की वोटिंग अब तक हुई है। सोनीपत में 13.7। तो जो लोग अब तक अपने घरों से नहीं निकले हैं वोट डालने के लिए, उनसे लगातार हम यही अपील करेंगे कि लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बने और अपने मत का प्रयोग करने के लिए जरूर आगे आएं। बीजेपी से वंदना पोपली जी और कांग्रेस से संजीव भारद्वाज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वंदना जी, देखिए वोटिंग परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं। जितना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज उतना ही सटीक और सही नतीजा आएगा 30 तारीख को। नतीजों को लेकर क्या आपकी राय है? क्या किसान आंदोलन या तमाम अन्य मुद्दे निगम के कांग्रेस को फायदा दे सकते हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार से भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, खराब सड़कों से भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे लोग आज भी वंचित हैं।
देखिए नंदिनी, मुझे लगता है कि मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का रहा और भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक बड़ा स्टेप था, क्रांतिकारी कदम मैं बोल सकती हूँ कि जो डायरेक्ट इलेक्शन कराए गए हैं। पहले क्या होता था, पार्षदों को लेकर भारत भ्रमण पे निकल जाया करते थे और उसके बाद वोटिंग हुआ करती थी और जो चेयरमैन या मेयर है उस पर प्रेशर बना रहता था कि अगर उसने पार्षदों के अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो उसको प्रॉब्लम आ सकती थी। लेकिन अब ऐसी कोई बात ही नहीं है, वो अपने हिसाब से काम कर सकता है, जनता को देखते हुए जो उसने वायदे किए हैं उस हिसाब से काम कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जो बड़ा जिसमें संजीव जी, अभी लूंगी आपकी राय भी, बोलने दीजिए पहले। उसको हमने खत्म करने की कोशिश की है। और यहाँ पर संजीव जी अभी थोड़ी देर पहले कुछ कह रहे थे, उन्होंने बोला ऐसा कौन सा पैमाना है कि जिसमें ये पता चलेगा कि एमएसपी अगर किसान फसल बाहर बेच रहा है तो एमएसपी में बेच रहा है या नहीं बेच रहा है। मुझे लगता है संजीव भारद्वाज जी को कुछ पढ़कर आने की भी आवश्यकता है। सिर्फ टीवी में बैठना जरूरी नहीं होता, कुछ आपको बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। पूरे भारत में 280 करोड़ क्विंटल खाद्यान्न उगते हैं, गेहूं और अगर मैं धान की बात करूं, उसका जो प्रोक्योरमेंट है, जो गवर्नमेंट जो लेती है एमएसपी पर, वो सिर्फ 25% लेती है और वो भी उनके लिए लेती है वो लोग जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको सब्सिडाइज रेट पर वो दे सके राशन की दुकानों के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो खाद्यान्न है वो सरकार ले लेती है। तो वो इनके समय में भी था, वो हमारे समय में भी है, पीडीएस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। और अब आप कह रहे हैं कि एमएसपी पे बाहर बिकेगा अंदर बिकेगा, हम भी तो ये कह रहे हैं कि एमएसपी से अगर ज्यादा मिलता है तो बाहर बेचो, नहीं तो मंडियों में बेचो, सरकार उसको खरीद रही है जितना उसको खरीदना होता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये देखना चाहिए। देखिए, फैसला ये केंद्र का है। आप मुझे ये बताइए वंदना जी कि असर कितना होगा इन निकाय चुनाव में? क्या कृषि कानून का, कृषि आंदोलन का असर होगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई असर होगा, क्योंकि किसानों को ये पता है कि सरकार पूरी तरह से सजग है, उनसे वार्ता कर रही है। आपने देखा हो मोदी जी ने किस तरह से कहा कि मैं तो सिर्फ झुकाकर बात मानने को भी तैयार हूँ, और सारी बात उनकी सुनी जा रही है। एक चैनल पे बैठी हुई थी, वहाँ पर कुछ किसानों ने ये भी बोला कि अब किस तरह से उठे वो समझ नहीं आ रहा, वो वाली बात है। तो अब अगर किसान सरकार की बात सुन रहे हैं, सरकार किसानों की बात सुन रही है, तो फिर टोल फ्री मिशन पे कौन है? सड़कें कौन जाम कर रहा है? विरोध प्रदर्शन कौन कर रहा है? इसका समाधान कब निकलेगा? ऐसे कई सवाल है। संजीव जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। वंदना जी को मेरे टीवी पे बैठने का बड़ा वो लग रहा है कि मैं पढ़ के आऊं। मैं 61 साल की उम्र में अब तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन वंदना जी को मैं ये बता देना चाहता हूं, शायद मैं टीचर रख लूंगा किसी को कि वे मुझे पढ़ाएं। मैं ये वंदना जी ध्यान से सुनती नहीं कोई बात और व्यक्तिगत टिप्पणी करने में बहुत ज्यादा यकीन करती हैं। आप ये बताएं, अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रभाव में आके बाहर एमएसपी से नीचे खरीदता है तो उसके लिए हमारा क्या प्रावधान है? क्या हम उसको जब पनिश ही नहीं कर पाएंगे खरीदने वाले को? वंदना जी, आज मंडी हो, आज मैं आपके बीच में नहीं सब एक टोक रही हूँ। आपके समय में क्या आप अपने टाइम में बोलना। नहीं, चलिए ठीक है, नंदिनी जी इनको रोको। बताइएगा नंदिनी जी, आप इनको रोको, ये व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, एक बात। दूसरी बात, ये टीवी पर अकेले बैठने के लिए नहीं आती, दूसरों की सुनने के लिए भी आती हैं। वंदना जी जो ये कहती है टीवी पे, इनको रोकें, इनके जोश को रोकें। चलिए, आपका प्रश्न मैं पहुंचा देती हूँ। जो बात आप कर रहे हैं संजीव जी, वो ये कह रहे हैं कि आपके टाइम पर था ये, जिन मुद्दों की आप वकालत कर रहे हैं वो ये पूछ रही है कि आपके समय पर हमारे ऐसा है। हमारे नंदिनी जी, बात सुनिए, मैं आपको बताऊं, आपके माध्यम से बोलूं कि हमारे टाइम में किसान इस तरह से सड़कों पर नहीं बैठे थे। हमारे टाइम में इस तरह से किसान शहीद नहीं हो रहे थे, आत्महत्या नहीं कर रहे थे। अगर कोई कानून बनाया है, ये किसानों से सलाह लेके, किसानों को विश्वास में लेके, या विपक्षी दलों को विश्वास में ले या ना ले वो इनकी मर्जी है, लेकिन जिनके लिए कानून बना रहे हैं, जिन पे थोप रहे हैं कानून, क्या उनसे सलाह जरूरी नहीं है? क्या वो इस तरह से मरने के लिए छोड़ दिए जाएं? कभी कांग्रेस ने आज तक कोई कानून बनाने में विलंब होता था तो इनकी वजह से। हर एक कांग्रेस का हमेशा कल्चर रहा है कि वो विपक्षी पार्टियों को भी विश्वास में लेने की कोशिश करते थे, और जिनके लिए कानून बनाते हैं उनके लिए उनको भी विश्वास में लेने की हमेशा
उन्होंने कोशिश भी की और विश्वास में लिए भी। पर आज जिस तरह से किसान मर रहे हैं और ये बार बार बखान कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों ने भड़का रखे हैं, ये भड़का रखे हैं। नगर निकाय चुनाव में जो मूलभूत मुद्दे होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं, वो ज्यादा बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो क्या इस बार आपको लगता है कि इस बार मूलभूत मुद्दों की जगह किसान आंदोलन हावी रहेगा इन मुद्दों पर? नंदिनी जी देखिए, ये तकरीबन जो निकाय चुनाव है ये शहरों के अंदर हुए हैं और होते भी हैं। जहां नगर पालिका होती है शहरों में है। मैं ये कहता हूं एक किसान आंदोलन नहीं, दुनिया भर के ऐसे कानून, ऐसे भ्रष्टाचार इस 1.25 साल के अंदर दोबारा, या यूं कहें प्रदेश के अंदर 6 साल में ऐसे काम हुए हैं जिससे कि हर समाज का हर वर्ग दुखी है। कोई ना कोई असर 100%। मैं आज ये कह रहा हूं इनकी स्थिति क्या होगी, इनकी वोट परसेंटेज क्या होगी, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूं। लोगों की भावना 30 तारीख को इनके सामने इनका बोया हुआ आ जाएगा। उस बात में मैं बीच में नहीं पड़ना चाहता। हमें लगता है कि लोग सभी वर्ग के लोग इनसे परेशान हैं और इनके अगेंस्ट वोटिंग करेंगे, ऐसा मुझे और मेरी पार्टी को लगता है। बाकी लोगों के अंदर क्या भावना है वो आपको और हमें 30 तारीख को पता चल जाएगा। उसमें तो कोई दिमाग पर जोर देने वाली बात ही नहीं है। जी वंदना जी। नंदिनी जी, मैं भी इनको सुन रही थी जब आपने इनसे प्रश्न पूछा। आपने कहा कि ये बताएं कि इनके समय में क्या प्रावधान थे, तो उन्होंने बोला हमारे समय में किसान नहीं बैठे थे। यानी कि किसान को बिठाने का काम किसने किया वो सबको मालूम है। प्रावधान तब भी नहीं थे, प्रावधान अब भी नहीं है एमएसपी के। मैं आपको फिर से बता रही हूँ। आप कह रहे थे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि सारा का सारा अनाज जो है वो नहीं खरीदा जाता किसानों से। सर सरकार 25% एमएसपी पे खरीदती है, वो भी किसके लिए? जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको सब्सिडाइज रेट पर देने के लिए। लेकिन आपने क्या कहा कि जो हमारी सरकार थी वो विश्वास में लेकर कानून बनाती थी। आपकी सरकार की अगर मैं यहाँ पर पोल खोलूं तो आपको समझ आ जाएगा वो किसके विश्वास में रहती थी। आपकी वही सरकार है ना जो 1-2 रुपए का मुआवजा दिया करती थी किसानों को। पीएलयू करके जो काम किए गए वो पूरे देश ने देखा। आपके लिए एक ही किसान है रॉबर्ट वाड्रा और एक ही बेरोजगार है राहुल गांधी। राहुल गांधी की जगह उसकी माता जी को बना देते हैं अध्यक्ष और माता जी की जगह राहुल गांधी को अध्यक्ष बना देते हैं। ये तो आपकी पार्टी का हाल है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं निकाय चुनावों की, मुझे लगता है कि इन सब का कोई भी असर जो है नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो सरकार की नीयत है वो बिल्कुल साफ है। हमने किसानों के हक में ये कानून बनाए हैं। अगर किसान आंदोलन का असर नहीं पड़ना है वंदना जी, तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री को ये बोलने की जरूरत क्या पड़ गई जो उन्होंने बड़ौदा विधानसभा में बोला था कि अगर एमएसपी नहीं मिली तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक बार फिर से उनको क्या जरूरत पड़ी अगर किसान आंदोलन का असर नहीं होना था? तो ये एक विश्वास में दिलाने वाली बात थी कि एक भ्रम जो है उसको दूर करना था, उसकी हमारी कोशिश है। आप देखेंगे, आप लोग भी जाते हैं किसानों के बीच में, तकरीबन मैं कहूंगी 98% किसानों को मालूम ही नहीं होगा कि ये किस मुद्दे पर बस एक डर फैलाया जा रहा है, अंदेशा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके पीछे जो संदेशा है मोदी जी का वो नहीं दिखाई देता कि वो किसानों की आय को बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो किसान है अगर एमएसपी में मिल रहा है तो मंडी पे बेचे, नहीं मिल रहा तो उससे ज्यादा अच्छा मिल रहा है तो वो बाहर बेचे। और एक कहीं ना कहीं डर दिखाया गया कि जो किसान है उनकी जमीन जो है वो खत्म हो जाएगी, उनकी जमीन छीन ली जाएगी। अभी आपने देखा मोदी जी ने एक प्रश्न पूछा हरियाणा के किसान से, उसने कहा कि मैं अदरक बेचता हूँ। बोले अदरक। वंदना जी आपकी सारी बातें सही है, लेकिन हाँ किसानों के हम विवेक पर सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। जो लोग खेती किसानी करते हैं उनका विवेक बहुत तेज होगा इस विषय पर, और शायद यही एक वजह है कि वो लगातार 32 दिनों से डटे हुए हैं और अब बातचीत से ही कोई समाधान निकलेगा, यही उम्मीद है। फिलहाल हम नगर निकाय चुनाव पर रहते हैं। संजीव भारद्वाज जी, लगातार मूलभूत सुविधाओं की, मूलभूत मुद्दों की भी मैं बात कर रही हूँ। जी पहले चलिए आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं अपना सवाल। नंदिनी जी आप बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। नंदिनी जी मैं आपको बताऊं, वंदना जी ने अभी आध घंटे की 30 मिनट की डिबेट में बार बार कहा कि ये डायरेक्ट चुनाव इसलिए करवाए जा रहे हैं इनकी पार्टी की तरफ से कि भ्रष्टाचार बंद हो जाए। वंदना जी यहां भी ये भूल गई कि पूरे देश के अंदर
सिर्फ बीजेपी पार्टी चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का प्रयास भी कर रही है और तोड़ भी रही है। आप मध्य प्रदेश में देखें क्या हुआ, गोवा में देखें क्या हुआ, बंगाल के अंदर क्या हो रहा है कि किस तरह से दबाव दे दे के लोगों को ला रहे हैं। जो इनके पास आ जाता है वो पाक साफ हो जाता है। और आप देखें किस तरह से राजस्थान के लोगों को, राजस्थान के चुने हुए नुमाइंदों को किस तरह से इन्होंने अपनी तरफ लिया, किस तरह से मध्य प्रदेश में लिया, गोवा में लिया। ऐसे हर रोज ये एग्जाम्पल घड़ रहे हैं, ऐसे हर रोज एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद भी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए डायरेक्ट जिसका हमारी विचारधारा में अगर मान आप एक बात देखिए दोनों तरफ नंदनी जी दोनों तरफ की बात, नंदनी जी चलिए उनकी बारी, उनको बोलने दीजिए। रोकिए प्लीज, उनको रोकिए। बोलिए। नंदनी जी आप देखिए कि आएगा या नहीं आएगा, धमकी से और प्रलोभन से ही तो आ रहे हैं ना लोग। ऐसे चुने हुए नुमाइंदों के उसमें सरकार जाके, केंद्र में इनकी सरकार है, इनकी ड्यूटी बनती है कि कहीं ऐसी कोई बात होती है तो उसको रोकें। ये तो जबरन ऐसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि उन्हीं को, सबको जिनको लाते हैं पार्टी की दोबारा टिकट दे देते हैं अपनी पार्टी की। ऐसे प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, कभी देश में स्थिरता आ ही नहीं पाएगी किसी प्रदेश के अंदर। बार बार हर रोज ऐसे तोड़फोड़ होगी। फिर ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार में ये चीज महंगी, ये चीज लूट खसोट, ऐसे बोलते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि किसानों के लिए जो डीजल इस्तेमाल होता है, कांग्रेस की सरकार में महंगा लेके इंटरनेशनल मार्केट से और सस्ता बेचते थे, किसानों को सब्सिडाइज उस पे रेट्स पे उसको डीजल को देने का काम करते थे। आज ये क्या कर रहे हैं, सस्ता लेके और महंगा बेच रहे हैं। फिर भी कांग्रेस बुरी है। इनको मुद्दों पे बात करने से पहले कोई भी प्रवक्ता है ये सोचना चाहिए कि ये स्वयं क्या कर रहे हैं। नंगे होकर डीजल के टाइम पे इनके नेता अभिनेता जो आज सत्ता में बैठे हैं, मंत्री बने हुए, नंगे होकर आप देख रहे हैं, हर एक चैनल पे गूगल में है, नंगे होके घूम रहे हैं। थोड़ा सा हमें अपने कमेंट्स में थोड़ा सा कंट्रोल करके बोले, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। नगर निकाय चुनाव पर ही मैं रहना चाहूंगी और नगर निकाय चुनाव के मुद्दों पर ही बात करना चाहूंगी। नहीं, मैं नंदनी जी, मैं अपने सॉरी नंदनी जी, मैं अपनी मर्यादाओं से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन कपड़े निकाल के ये सड़कों पे थे, आप गूगल के अंदर देख लें। मैं ये बात बोल रहा हूं। नहीं, ठीक है। नगर निकाय चुनाव को लेकर ही मैं ज्यादातर आज मुद्दों पर बनी रहना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार हमारी जो डिबेट है वो किसान आंदोलन पर पहुंच जाती है। ठीक है, किसान आंदोलन भी एक बड़ा जो है असर छोड़ रहा है इन चुनाव में और चारों तरफ उसकी गूंज भी सुनाई दे रही है। वंदना जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रही हैं, पहले अपनी बात रखिए, फिर आगे बढ़ाते हैं डिबेट को। संजीव जी अभी तोड़फोड़ की बात कर रहे थे जी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाया कि हम जो है सरकारों को तोड़फोड़ देते हैं। हालांकि मैंने एक जवाब उनको दे दिया कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता है तो उसका स्वागत है, अगर वो उसी के हिसाब से चलता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकतंत्र में क्या है, जो ज्यादा जहाँ पर प्रतिनिधि होंगे वही उसी की सरकार बनती है। अगर प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन तोड़फोड़ क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। हम लोग हरियाणा में बैठे हुए हैं। हरियाणा में आपने पिछली सरकार देखी होगी, अगर आपको याद हो, कांग्रेस की 40 सीटें आई थी, लेकिन उन्होंने सरकार बनाई। कैसे बनाई? एक पार्टी थी कुलदीप बिश्नोई जी की, उसकी तोड़ फोड़ करके, कुलदीप बिश्नोई जी की पार्टी, उनको अलग करके बाकी जितने विधायक है वो उन्होंने अपने मर्ज करा दिए। ये होती है तोड़ फोड़। एक हमारी जो सरकार है इस समय बनी हुई है, हमारे भी 40 विधायक आए, लेकिन हमने क्या किया, जेजेपी के साथ गठबंधन किया। क्या इसको आप तोड़फोड़ बोलेंगे? क्या तोड़फोड़ तो आपने की थी, ये काम आपके हुआ करते थे। आप इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, तोड़फोड़ की बात पर आपकी टिप्पणी कुछ मजेदार नहीं है वंदना जी। जो मध्य प्रदेश में हुआ, गोवा में हुआ, वो तो हर कोई जानता है, लेकिन ठीक है, हम हरियाणा पर ही रहेंगे। हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं हुआ, अच्छी बात है और होना भी नहीं चाहिए। खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए। अगर विधायक खुद आ रहे हैं तो बिल्कुल ये तो
कांग्रेस को सोचने का विषय है कि कांग्रेस के विधायक क्यों दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं, क्या कमी उनके अंदर खाने में है। लेकिन वंदना जी नहीं बता पाते इसलिए खरीद फरोख्त का आरोप लगा देते हैं। अपनी कमी तो इनको नजर नहीं आती, इसलिए खरीद फरोख्त धमकाने का आरोप लगा देते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। जी जी, और कुछ नगर निकाय चुनाव को लेकर आप कहना चाहेंगी? जी, मैं यही कहना चाहूंगी नगर निकाय चुनाव में कि जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो पहुंचाना वो हमारी जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ एक बड़ा मुद्दा जो है करप्शन का भी रहेगा, हमने उससे फ्री करने की कोशिश की है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो डायरेक्ट इलेक्शन है उसके बाद तस्वीर बहुत ज्यादा बदली है। वंदना जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि अभी कुछ दिनों पहले गुरुग्राम और फरीदाबाद के कई गांवों में बहुत जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए थे। उनका एक बड़ा कारण ये था विरोध प्रदर्शन का कि जो गांव के जो पंचायत हैं उन पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा आरोप लगाया गया था कि नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार है और ये हमारे गांव को नगर निगम में लाना चाहते हैं और फिर उसके बाद हमारे गांव में भी जो है विकास के कार्य नहीं होंगे, हम किसी भी कीमत पर पंचायत को नगर निगम में तब्दील नहीं होने देंगे। ये नगर निगम का चुनाव है, इसीलिए मैं मुख्य तौर पर ये प्रश्न आपसे कर रही हूँ। तो लोगों के अंदर ऐसी इमेज बनी हुई है कि नगर निगम में तो यहाँ तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा, तो इस इमेज को कैसे ठीक करेंगे? देखिए, इसी इमेज जो पहले बनी रही पहले की सरकारों में, उसी 6 साल से तो अभी आप हैं राज्य में, नगर निगम में भी आप लोगों का बोलबाला है। बड़ा स्टेप हमने ये लिया था डायरेक्ट इलेक्शन का। और जहाँ तक बात है कि जो विरोध हुआ, मुझे लगता है 2 बातें हैं। वो नगर निगम में नहीं आना चाहते, वो अलग बात है। करप्शन की वजह से नहीं आना चाहते, वो अलग बात है। मुझे लगता है करप्शन पे हमने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है और ऐसा नहीं है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन अगर कोई करप्शन करता है तो उसको हम पकड़ने का दावा रखते हैं, हम कठोर निर्णय ले सकते हैं। वो हमारी एक मैं कहती हूँ कि एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर कहीं पर करप्शन हो रहा है तो उसको हम पकड़ने का काम करते हैं। अभी यहाँ पर संजीव जी बहुत सारे नाम ले रहे थे, ये घोटाले वो घोटाले, हमने कभी मना नहीं किया। इवन हमने खुद भी पकड़े हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन हम उस डायरेक्शन में कि हम सब चीजें ठीक करते जा रहे हैं। 6 साल में आप देखेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कम से कम स्वीकार किया, खुले मंच पर स्वीकार किया कि हाँ भ्रष्टाचार तो होता है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। अभी फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन लगातार हरियाणा न्यूज हर वोटर से यही अपील कर रहा है कि अभी तक अगर वोट डालने नहीं गए हैं तो जरूर जाएं, अपने मत का प्रयोग करें। मत ना सिर्फ आपका अधिकार है बल्कि आपका कर्तव्य भी है, तो जरूर मतदान के लिए जाएं। इसी के